हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आखिरकार मार्वल वालों ने शैंग-ची के साथ साथ 3 सितंबर को ब्लैक विडो भी इंडिया में रिलीज करी थी। अगर कमेंट्स में जाके लिखने की कोशिश कर रहे हो कि जुलाई में रिलीज हो गई थी तो इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी, बेफालतू की कैलोरी मत चलाना। खैर, तो मार्वल की ब्लैक विडो बनाई गई थी नताशा रोमानॉफ को एक प्रॉपर सेंड ऑफ देने के लिए, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद मेरी खुद की फीलिंग्स ही सेंड ऑफ हो गई, क्योंकि आई फेल्ट कि इस मूवी में मार्वल वाले नताशा रोमानॉफ के कैरेक्टर के साथ बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे जो उन्होंने पता नहीं क्यों किया नहीं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल स्टूडियोज की ब्लैक विडो के बारे में कि आखिरकार क्यों ये एक बहुत बड़ी वेस्टेड अपॉर्चुनिटी निकली। तो बिना अपनी बेटी को असासिन बनाए चलिए शुरू करते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, ब्लैक विडो को लेकर मैं ऐसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था, क्योंकि अगर हमें पता है कि उस कैरेक्टर का फ्यूचर क्या होने वाला है और वो एज सच एमसीयू के ग्रेटर फ्यूचर में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला, तो ऑटोमेटिकली फीलिंग्स थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती हैं। और फिर ये लसन कोरोना ने इसे 4-6 बार डिले अलग करवा दिया, तो जो बची कुछ इच्छा थी वो भी मर सी गई। लेकिन क्योंकि मार्वल स्टूडियोज की मूवी थी तो देखना बनता है, और मेरे मन में कहीं ना कहीं टास्क मास्टर के रिवील को लेकर थोड़ी सी जिज्ञासा थी। और वैसे तो जिज्ञासा ओपी होती है, लेकिन यहाँ पे टोपी निकली। तो मूवी का प्रीमाइस बड़ा सिंपल सा है। एंड गेम में नताशा की डेथ के बाद उसे एक ट्रिब्यूट सा देना, ताकि लोग उसकी स्टोरी से कनेक्ट होकर थोड़ा बहुत इमोशनल हो पाए। लेकिन इस मूवी का एंड होते होते आपको वो इमोशनल वाली फीलिंग आएगी ही नहीं, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने इस मूवी को उस तरह से ट्रीट ही नहीं करा। मूवी नताशा रोमानॉफ और उसके कैरेक्टर से हमें कनेक्ट करवाकर उसे एक प्रॉपर फेयरवेल देने से ज्यादा दूसरे कैरेक्टर्स को अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाने पे फोकस करती है, जैसे कि रेड गार्डियन या फिर येलेना बेलोवा। इनफैक्ट आप इस पूरी मूवी को नताशा की फेयरवेल मूवी से ज्यादा येलेना की डेब्यू मूवी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि नताशा जितना ही रोल है उसका भी इस मूवी में। अब इसके आगे थोड़े से स्पॉयलर्स आएंगे तो देख लेना अपने हिसाब से। तो मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि रेड गार्डियन, जो कि रशियन स्पाई था, उसे यूएसए में भेजा जाता है कोल्ड वॉर के टाइम पर एक झूठ मूठ की फैमिली बनाकर, और उसी फैमिली का पार्ट होते हैं नताशा, येलेना और मेलिना। एंड जब ये लोग अपना मिशन करके जैसे तैसे बच बुचा के वहां से निकलते हैं, तो रशिया वाले रेड गार्डियन को जेल में डाल देते हैं और नताशा और येलेना को ब्लैक विडो प्रोग्राम में। इसके बाद एक लंबी चौड़ी टाइम जंप होती है और हमें पता लगता है कि ये मूवी एक्चुअली में मार्वल की टाइमलाइन में इन्फिनिटी वॉर और सिविल वॉर के बीच में टेक प्लेस करती है, जब नताशा रोमानॉफ एक भगोड़ी थी और वो बचती बुचाती गांव खेड़े में पहुंचती है। तभी उसके पास उसकी बहन येलेना का एक पार्सल आता है जिसमें एंटीडोट होते हैं जो कि ब्लैक विडोज को उनकी ब्रेन वॉशिंग से बाहर निकाल सकते हैं। और बस यहीं से नताशा इस पूरे मैटर में इन्वॉल्व हो जाती है और मूवी की कहानी आगे बढ़ती है। अब मूवी का मेन विलन ड्रेकॉव नाम का एक बहुत बड़ा लसन है जो रेड रूम प्रोजेक्ट चला रहा होता है, और उसने बचपन से ही नताशा और येलेना को उठाकर उनका स्टेरलाइजेशन किया होता है, ब्रेन वॉशिंग करी होती है और उन्हें एक हार्डकोर किलिंग मशीन असासिन्स बना देता है। और इसके बाद नताशा को हॉकाई मिलता है, दोनों के बीच में कुछ बात होती है और नताशा को शील्ड की तरफ डिफेक्ट होने के लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए ड्रेकॉव की बेटी एंटोनिया को एक बॉम्ब ब्लास्ट में मारना पड़ता है, जिसमें ऐसा माना जा रहा था कि नताशा ने ड्रेकॉव को भी मार दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब कमिंग बैक टू द प्रेजेंट, होता कुछ ऐसा है कि नताशा उन एंटीडोट्स को लेकर जा ही रही होती कि तभी टास्क मास्टर नाम का एक बहुत ही खतरनाक विलन उसके पास आता है, जिसके पास मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, मतलब हीरोज और विलन्स, सबकी मूव्स हैं और उनको कॉपी करके वो एज इट इज यूज कर सकता है किसी के ऊपर भी। अब क्योंकि मौका पड़ा है तो कॉमिक बुक्स का ज्ञान पे लूंगा मैं यहाँ पे। तो देखो, कॉमिक बुक्स में टास्क मास्टर एक काफी फेमस विलन है, जिसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी होने के कारण वो किसी भी सुपर हीरो या सुपर विलन की मूव्स को कॉपी कर सकता है और उनका फाइट में यूज कर सकता है। और इसी वजह से वो स्पाइडरमैन, डेयरडेविल, पनिशर, डेडपूल, ब्लैक विडो और दुनिया जमाने के सुपर हीरोज का मेन विलन बन चुका है बहुत बार। और आप खुद ही सोच के देखो कि एक ऐसा विलन जो कोई भी सुपर हीरो या सुपर विलन बन सकता है अपनी विल के अकॉर्डिंगली, वो कितना डेंजरस होगा। बट कॉमिक बुक्स में इसका रियल नाम होता है टोनी मास्टर्स, जिसके पास एक फोटोग्राफिक मेमोरी है और कई बार ऐसा भी माना जाता है कि शायद इसके पास कोई सुपर पावर हो। लेकिन मूवी में इस बात का मजाक बना के रख दिया, क्योंकि आगे जाकर हमें ये बात पता लगती है कि टास्क मास्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रेकॉव की बेटी एंटोनिया है, जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में ड्रेकॉव के जैसे मरी नहीं थी, बल्कि बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो गई थी और उसके दिमाग में उसने एक चिप को इम्प्लांट कर दिया है जो दुनिया जमाने की मूव्स को कॉपी करके उसे यूज कर सकती है। अब इस पूरी चीज के पीछे क्या लॉजिक था मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी वेस्टेड अपॉर्चुनिटी थी। बहुत आराम से मार्वल वाले यहाँ पे टोनी मास्टर्स को इंट्रोड्यूस करवा सकते थे और उसे फोटोग्राफिक मेमोरी देकर वही सारी पावर्स दे सकते थे जो कॉमिक बुक्स में है उसके पास। लेकिन 2 शब्द वुमेन एम्पावरमेंट, 2 तो यही हो गए, 4 शब्द वुमेन एम्पावरमेंट,
और ह्यूमेन विलन्स। अब मुझे नहीं पता कि मार्वल वालों को अपने विलन्स के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा दिखा के उसके एक्शंस को जस्टिफाई करने के पीछे क्या फिक्सेशन है, लेकिन यहाँ पर ये चीज बिल्कुल भी जस्टिफाइड फील नहीं होती है। हम माना कि ड्रेकॉव इस मूवी का मेन विलन था, लेकिन वो कभी भी एक बड़ा थ्रेट फील होता ही नहीं है। नताशा रोमानोफ उसे जब चाहे तब हरा देती है और वो सिर्फ उससे मार भी इसीलिए खा रही थी क्योंकि वो चाहती थी मार खाना। आई मीन ये लोग बहुत आराम से ऐसा कर सकते थे कि टोनी मास्टर्स मतलब टास्क मास्टर को ड्रेकॉव का राइट हैंड मैन दिखा के एंड में बताते कि उसी ने ड्रेकॉव को धोखा दे दिया है और वो मेन विलन निकलता। कम से कम एक प्रॉपर थ्रेट तो फील होता और नताशा रोमानोफ को एक प्रॉपर कंपटीशन मिलता, जो इस मूवी में मिला ही नहीं। तो मेरे लिए पर्सनली एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। और जैसे सब कुछ कम था तो एंड में एंटोनिया को जिंदा भी छोड़ दिया, तो अब आगे हमें टास्क मास्टर एक प्रॉपर टोनी मास्टर्स वाला देखने को मिले, इस बात के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन अगर कुछ चीजों को साइड में रखा जाए और इग्नोर कर दिया जाए तो मूवी ठीक ठाक है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है। जैसे फ्लोरेंस पग की येलेना बेलोवा 110% इस मूवी की सबसे बेस्ट कैरेक्टर है और जिस ब्रिलियंस से फ्लोरेंस ने इस कैरेक्टर को प्ले किया है 110%, जब जब ये स्क्रीन पे आएगी तब तब आपका ध्यान इसी पे होगा। जोक करने से लेकर एक्शन तक सब कुछ एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूटेड है एंड मैं बहुत ही सेफली कह सकता हूं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये ब्लैक विडो का अपग्रेडेड वर्जन फील होता है, जो होना भी चाहिए। एंड ये चीज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में कंफर्म भी कर दी है, जिस पे भी बात कर लेते हैं क्योंकि मैं अलग से वीडियो बनाना नहीं चाहता हूं। तो पोस्ट क्रेडिट में हम लोग कॉन्टेसा वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन को देखते हैं, जो कि फ्लोरेंस पग के कैरेक्टर येलेना के पास आती है, जो वो ब्लैक विडो की ग्रेव पे खड़े होकर अपनी ट्रिब्यूट दे रही होती है उसको, और ये येलेना को क्लिंट की फोटो दिखाकर उसे बदला लेने के लिए उकसाती है। तो ये क्लियरली हॉकाई की आने वाली सीरीज के लिए सेटअप किया जा रहा है और जो कुछ भी होना है हमें आगे हॉकाई की सीरीज में पता लगेगा। लेकिन इस सीन को देखकर कुछ चीजें हैं जो समझ में आ जाती हैं। सबसे पहले तो ये कि येलेना और कॉन्टेसा दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि येलेना कॉन्टेसा से कहती है कि वो छुट्टी पे है और उसे अब रेस चाहिए, लेकिन वैलेंटीना कहती है कि यस यू एंड मी बोथ, मतलब ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है, जो प्रोबेबली थंडरबोल्ट्स या फिर डार्क एवेंजर्स होंगे। और आई एम गेसिंग कि इनका हॉकाई वाली सीरीज में काफी बड़ा पार्ट होने वाला है। एंड अगर आप लोग भूल चुके हैं तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में यही सेम कैरेक्टर ऑलरेडी हमारे जॉन वॉकर को भी रिक्रूट कर चुकी है, जो प्रोबेबली हॉकाई में भी अपीयर हो सकता है। तो जो कुछ भी हो, ये बात तो समझ में आ जाती है कि कॉन्टेसा वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन को लेकर मार्वल वाले कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और ये थंडरबोल्ट्स और डार्क एवेंजर्स ये जो भी होंगे, इनका आगे मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में कुछ ना कुछ बड़ा रोल होने वाला है। बट यही वाले सीन को देखकर मुझे एक चीज और भी याद आती है जो मैंने इस मूवी के बारे में नोटिस करी, और वो ये थी कि इस मूवी में जोक्स मारने की टाइमिंग इतनी खराब थी कि मेरे गंदे जोक्स भी छाती चौड़ी करके खड़े हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, येलेना का रेड गार्डियन को वो पूरे ब्लैक विडो की स्टेरिलिटी वाले प्रोसीजर जिसे हिस्टेक्टोमी कहा जाता है, उससे इस अंदाज में एक्सप्लेन करना जैसे वो फनी हो, मेक सेंस नहीं करता, क्योंकि किसी भी फीमेल से उसकी सबसे बड़ी चीज को इतने ब्रूटल वे में छीन लेना मजाकिया कैसे हो सकता है। और आई एम सरप्राइज्ड कि एज ऑफ अल्ट्रॉन जिसे जॉश व्हीडन ने बनाया था, उसमें नताशा की इस ट्रॉमा को बहुत ही प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट किया गया था, लेकिन इस मूवी में नहीं किया गया। एंड हियर आई थॉट कि एक फीमेल डायरेक्टर है तो वो इस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती होगी। और जब पोस्ट क्रेडिट सीन में येलेना नताशा की ग्रेव पे खड़े होकर उसे एक प्रॉपर फेयरवेल या फिर ट्रिब्यूट दे रही होती है, तब वैलेंटीना वहां पर आकर नाक साफ करने लगी। एंड अगर आप लोग बाय एनी चांस भूल चुके हैं तो लेट मी रिमाइंड यू गाइस कि ये प्रोबेबली वो आखिरी बार या फिर वो आखिरी सीन होता जब हम ब्लैक विडो या नताशा रोमानोफ की मेमोरी से, उससे ट्रिब्यूट से, उसके फेयरवेल से रिलेटेड कुछ भी देख रहे थे। तो कम से कम यहाँ पे जोक मारने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। तो कुल मिला के मार्वल स्टूडियोज की ब्लैक विडो एक ठीक ठाक मूवी थी, बुरी नहीं, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी जरूर। आई मीन जो कैरेक्टर इतने सालों तक एमसीयू का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसे एक प्रॉपर फेयरवेल या ट्रिब्यूट देने की बजाय ये मूवी आगे के यूनिवर्स को और उसके कैरेक्टर्स पे बिल्ड करने के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। और इसी वजह से नताशा रोमानोफ जो एक एवेंजर थी, उसे वो फेयरवेल या फिर वो ट्रिब्यूट नहीं मिल पाता जो वो डिजर्व करती है। हाँ स्टोरी आर्क कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर ये मूवी नहीं बनाते तो वैसे भी कंप्लीट था, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, बुडापेस्ट में जो कुछ भी हुआ ना तो वो इतना इंटरेस्टिंग था और ना ही इतना इंपॉर्टेंट। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं और वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा है तो उसे टच करिए और ग्रे बना दीजिए। एंड जब इतना सब कुछ कर लिया है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पे भी जाके फॉलो कर लेना। और बाय एनी चांस अगर मेरी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है लोकीज आर्मी वाली, तो जाके thecomicverse.com पे शॉप अवे कर सकते हो। लोकी डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलना। मुझे पता है कि इस वीडियो को देखकर आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन इस मूवी को देखकर जो भी मुझे फील हुआ वो मैंने आपको बता दिया। पर्सनली आई फेल्ट कि नताशा रोमानोफ एक इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसे अगर आप एक सोलो मूवी दे रहे थे तो वो उसी के ऊपर फोकस्ड होनी चाहिए थी। एंड अगर हम
हम लोग उसे आगे मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं देखने वाले हैं तो एटलीस्ट इस मूवी के एंड होते होते थोड़ा बहुत इमोशनल तो फील होना चाहिए था ना। 10 साल से जुड़े हुए थे इस कैरेक्टर के साथ हम। इस बारे में आप सभी को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीप बीइंग ऑसम। ஏய் மாமா பையல சௌக்கியமா? ஏய் மாமா பையல என்னம்மா சௌக்கியமா? எப்படி இருக்க? பேயில போவான் உனக்கு அழிவு ஆரம்பம். நீ பேசின பேச்சுக்கு நீ எல்லாத்தையும் ஏசின ஏச்சுக்கு